हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 14 जिसका नाम क्या है लोकगीत। इसका फुल एक्सप्लेनेशन पूरा व्याख्या के साथ समझाएंगे अर्थों के साथ। ठीक है, पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक निबंध है जिसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी इनके लेखक है। ये लोकगीत को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, भगवत शरण उपाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं इस लोकगीत को कि लोकगीत क्या होते हैं, क्या है इनके बारे में। तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अब यहाँ पे कह रहा है जो लोकगीत होता है, लोकगीत की जो अपनी लोच, लोच मतलब लचीलापन या लचक, लचक जो होता है, जो उसमें ताजगी होती है, जो उसमें लोकप्रियता, जो मतलब जो वो फेमस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये शास्त्रीय संगीत, जो हर एक जगह का अपना एक शास्त्रीय संगीत होता है, जो कल्चरल गीत होते हैं, सॉन्ग होते हैं, कल्चरल सॉन्ग, उनसे काफी अलग होता है ये लोकगीत। इनका हर एक चीज अलग होता है, इनका जो लचीलापन जो होता है, जो ताजगी होती है, जो लोकप्रियता होती है, सब शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत किसके, ये संगीत है किसके गाने हैं, सीधे जनता के, ये डायरेक्ट जनता द्वारा गाए जाते हैं। जनता मतलब लोगों द्वारा, घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। ये किसके गीत हैं, ये घर हो गया, घर घर में गाए जाने वाला, गांव में गाए जाने, यहाँ तक कि नगर में भी गाए जाने वाले जनता के ये गीत है। इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, जैसे कल्चरल सॉन्ग जो होता है, शास्त्रीय संगीत होता है, इसके लिए हमें साधना की जरूरत होती है। लेकिन इस लोकगीत को गाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की साधना मतलब किसी भी प्रकार की रिहर्सल की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये कब गाए जाते हैं, किसी भी त्यौहार या कोई भी विशेष अवसर होता है उन पर ये क्या गाए जाते हैं। क्या क्या विशेष अवसर होगा, ठीक है, आगे हम इनके बारे में जानेंगे। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचना वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। अब ये बोल रहा है कि हमेशा से इस लोकगीत को गाया जाता है और इस लोकगीत को जो बनाने वाले होते हैं, जो रचनाकार करने वाले होते हैं, रचने वाले होते हैं, वे भी ज्यादातर कहाँ के लोग होते हैं, ये सब गांव के ही लोग होते हैं, इस लोकगीत को बनाने वाले हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। अब कह रहा है ये जो लोकगीत बनाते हैं जो लोग, गांव के लोग, उसमें स्त्रियां जो होती हैं, औरतें होती हैं, वो भी बहुत अच्छे से इस लोकगीत को बनाने में भाग लेती हैं। और ये जो गीत होते हैं ये बाजों की मदद के बिना कहा जा रहा है कि ये जो गीत होते हैं बहुत सारे, इसमें बाजों की जरूरत नहीं होती। साधारण सा जो एक ढोलक होता है जो घर में होता है, जो झांझ होता है, जो करताल होता है, बांसुरी होता है, इन सब की मदद से गाए जाते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक समय था, ठीक है, जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे समझा जाता था मतलब बहुत ही हीन और तुच्छ समझा जाता था। मतलब एक समय था जब शास्त्रीय संगीत जो हमारा कल्चरल सॉन्ग होता है, शास्त्रीय गीत होता है, इसके सामने इस लोकगीत को कैसा समझा जाता था, बहुत ही हीन, बहुत ही तुच्छ, मतलब खराब तरीके से इसको देखा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है और अभी तक इस शास्त्रीय संगीत के अलावा ये जो हमारा जो लोकगीत है, इनकी अभी तक इस लोकगीत की उपेक्षा की जाती है। मतलब इसका अनादर और इसका तिरस्कार, उपेक्षा मतलब इसका अनादर करना या तिरस्कार करना, अभी तक इसको किया जाता है, इसको समझा जाता है, हे समझा जाता है। पर इस साधारण जनता की ओर, अब यहाँ पे कह रहा है लेकिन ये जो इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि साधारण जनता जो है, ये देखिए ढोल मजीरा इन सबसे लोकगीत को गाया जा रहा है जो औरतों द्वारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो साधारण जनता जो साधारण लोग होते हैं, उनकी ओर से लोगों की थोड़ी सी नजर में बदलाव आया है, जिससे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए। अब कह रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस लोकगीत को बहुत सारी बोलियों और भाषाओं में इसको लिखा है, इसको बनाया है, और इस प्रकार के अनेक ऐसे बहुत सारे संग्रह है जिनको प्रकाशित भी किया गया, जिनको हम लोग लिखे भी हैं। तो यही है लोकगीत। अब लोकगीत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव माना जाता है, ठीक है। ओजस्वी मतलब बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण। इनका जो एक प्रकार होता है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यह क्या है,
जो हमारे देश के आदिवासी हैं उन सभी का यह संगीत क्या है, ये लोकगीत है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, दक्कन हो गया, छोटा नागपुर में क्या गाया जाता है, गोंडखांड। मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश से पहले, तो इसके गाए जाने वाले जो गीत है वो क्या हो गया, गोंडखांड। दक्कन में जो गाए जाने वाला गीत है वो क्या हो गया, ओराव मुंडा। और छोटा नागपुर में जो गाया जाता है वो क्या हो गया, भील संथाल। इस तरह के आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी इन सब में क्या होता है, जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता रहा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सब जो गीत हैं आज भी ये किसी नियमों से बंधा हुआ नहीं है। ये सारे गीत, ये सब के सब क्या है, निर्द्वंद, मतलब बिना किसी बाधा के। ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं होती, बिना किसी बाधा के यह चलता जा रहा है, या लहराता जा रहा है, मतलब गाया जा रहा है इसे। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि इनके जो गीत होती है और इनके जो नाच होते हैं ज़्यादातर कैसे गाए जाते हैं, बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और बड़े बड़े दलों में इसके नाचे भी जाते, सब लोग नाचते भी हैं इस लोकगीत पर। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गुनगुनाते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो लोकगीत होते हैं सिर्फ ये अकेले गाया जाने वाला नहीं है, बहुत दलों में, बड़ी बड़ी ग्रुप में इसको गाया जाता है। कभी कभी तो 20-20, 30-30 आदमियों का ग्रुप हो जाता है, या औरतों का एक ग्रुप हो जाता है, दल हो जाता है, जो एक साथ और एक दूसरे को जवाब देते हुए इसको गाते हैं। जिससे क्या होती है, चारों तरफ एकदम दिशाएं, जो चारों तरफ की दिशाएं होती हैं, हर एक तरफ एकदम गूंज उठता है ये गीत से। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप भी, मतलब अलग अलग रूप भी हैं। तो कह रहा है कि उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। कह रहा है कि इसका भी अलग अलग रूप है, यह अशास्त्रीय है, फिर भी इसका एक अधिकार, एक समान भूमि है। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां भी हैं, और उनका अलग नाम ही है। क्या नाम ही है, पहाड़ी पड़ गया इन सारे गीतों का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में, अगर सच सही वास्तविक रूप से अगर लोकगीत अगर आपको जानना है तो वो कहाँ मिलेगा, हमारे देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से, अभी इस लोकगीतों का संबंध किससे है, देहात की जो जनता है, देहात के में गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनसे है। और इनमें बड़ी जान होती है, और इन लोकगीत में क्या होती है, बहुत ही जान होती है। जैसे चैता हो गया, कजरी हो गया, बारह मासा, सावन आदि, ये सब कहाँ के हैं, जैसे चैता हो गया मिर्जापुर का, बनारस का हो गया कजरी, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी का क्या हो गया, बारह मासा, और सावन जो गीत हो गया वो क्या, बिहार के पश्चिमी जिलों में ये सब गाए जाने वाले गीत हैं। जैसे बाउल और भतियाली को अगर देखा जाए तो ये बंगाल का लोकगीत है। पंजाब में देखा जाए तो ये माहिया आदि इसी प्रकार के लोकगीत है। हीर रांझा और सोहनी माहीवाल संबंधी जो गीत है ये पंजाबी में है। ढोला मारू जो है ये सब गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो ये कई जगह के आपके लोकगीत के बारे में नाम दिया गया है, इसे आप पढ़िएगा। इन देहाती गीतों के जो रचयिता हैं ये कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय के रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो देहाती गीत हैं इसके जो रचयिता होती है ये कोई कोरी कल्पना को मानकर नहीं बनाते इन गीतों को। ठीक है, कोई बहुत कल्पना करके चीज़ों को समझ के इस तरह का नहीं बनाया जाता, बल्कि ये रोजमर्रा के हमारे जो जीवन में चलता हुआ जो घटना होता है उसी घटना के आधार पर ही इन गीतों को, लोकगीतों को बना दिया जाता है, जिससे वे सीधे हमारे मर्म को छू लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, सीधे हमारे हृदय को छूते हैं। जिनको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, डेली अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, उन्हीं से ये गीत बने होते हैं, इसीलिए वो हमारे हृदय को, हमारे मर्म मतलब हृदय को छू देते हैं। उनके जो राग होते हैं वे भी साधारणतः कैसे होते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि इस तरह के राग होते हैं। और कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ भी आकर्षित करते हैं। मतलब ये सब जो होते हैं ना, ये सब बहुत, ये सबको सुनने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब जब भी गाया जाता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग जाती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इनकी भाषा के संबंध में ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है कि जितने भी लोकगीत होते हैं यह गाँव और इलाकों की, मतलब हमारे जो गांव की बोलियां, जो हमारे एरिया में लोकल बोली जाने वाली बोलियां होती हैं, उन सब के आधार पर ये गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े ही आह्लादकर और आनंददायक होते हैं।
वो हमारे लोकल लैंग्वेज से मिले जुले होते हैं, जितने भी लोकगीत होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही आह्लादकर मतलब बहुत ही प्रसन्नता देने वाले, बहुत ही आनंद देने वाले, आह्लादकर का मतलब होता है प्रसन्नता देना, मतलब ये बहुत ही प्रसन्नता और आनंद देने वाले गीत होते हैं। राग तो इन तीनों के आकर्षक होते ही हैं। अब कह रहा है कि जो राग होते हैं वो इन गीतों के जो होते हैं वो काफ़ी आकर्षित होते ही हैं, लेकिन इनको समझी जा सकने वाली जो भाषा होती है वो भी सफलता का कारण है। क्यों? क्योंकि इनको हमारे लोकल लैंग्वेज के आधार पर गाया जाता है, इसलिए इन गीतों के भाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि स्त्रियों, पहले ऊपर स्त्रियां लोकगीत को गा रही थी, पिक्चर में दिखाया गया था, फिर देखिए यहाँ पे पुरुष भी है जो इन लोकगीतों को गा रहे हैं ग्रुप में बैठकर। चलिए आगे समझते हैं कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। मतलब 30-40 वर्षों से भोजपुरी में जो सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है किसका हुआ है? विदेशिया गीतों का। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते रहते हैं। मतलब जो विदेशिया गीत होते हैं ग्रुप बना बना कर लोग गाँव में गाते रहते हैं, इधर उधर गाते हुए जाते रहते हैं। और उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में जैसे विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा विदेशिया जो लोकगीत होता है वही सबसे ज़्यादा फेमस है। और इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियाओं और प्रियाओं की बात रहती है। अब रसिक प्रिया और प्रियाओं की बात क्या होती है? जैसे परदेसी प्रेमी की और इसके करुणा विरह का रस। जैसे कोई हमारा दूर रहने वाले लोग होते हैं जिनसे हमें बहुत ही दुख होता है, उसका भी रस इसमें पाया जाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है सिर्फ पहाड़ों और इस तरह बिहार और यूपी में नहीं, बल्कि जंगलों के भी जो जाति होते हैं उनके भी अपने अपने ग्रुप में कुछ गाने होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जैसे पुरुष एक ओर और स्त्रियां क्या होती हैं? दूसरी ओर हो जाती हैं और एक दूसरे को जवाब के रूप में ये ग्रुप बनाकर गाते हैं, जिनसे सारी की सारी दिशाएं क्या होती हैं? वो गूंज उठती है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। अब ह्रास हुआ है मतलब कमी हुआ है। मतलब इधर अगर कुछ सालों से देखा जाए तो इस तरह के दलीय गायन मतलब ग्रुप में गाए जाने वाले गीतों का, लोकगीतों का क्या हुआ है? बहुत ही कमी हुआ है। और एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के। एक दूसरा प्रकार का बहुत ही लोकप्रिय गाना है वो क्या है? आल्हा का है, जो अधिकतर कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर अगर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। यहाँ पे आल्हा की जो गीतें होती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये बुंदेलखंडी में गाया जाता है, और शुरुआत में इसे चंदेल राजाओं के जो राजकवि जगदीश से उनसे माना जाता था, जिनसे जो आल्हा उदल थी इनकी वीरता का अपने महाकाव्य में उन्होंने बखान भी किया है। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। ये जो आल्हा के गीत होते हैं इन्हें गाने के लिए जो होते हैं लोग गांव गांव ढोलक लेकर गाते फिरते हैं। और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अब इनकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है। कौन से गीतों का? जिन्हें रस्सियों पर खेल करते हुए भी गाते हैं। पहले क्या होता है, अभी भी शायद कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि रस्सियां बंधी होती हैं बम्बुओं के माध्यम से, और उस पर लोग चलते हुए रस्सियों पर और गीत को गाते रहते हैं। अधिकतर ये गद्य और पद्यात्मक होते हैं, और इनके जो अपने बोल भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अनंत संख्या, जो अनंत मतलब जिनकी संख्या गिनती नहीं की जा सकती, ऐसी अनंत संख्या के अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो गीत है उनकी कोई संख्या नहीं है, एकदम अनंत गीत हैं जो हमारी स्त्रियों की हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। जैसे इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन गीतों को कौन गाता है? औरतें ही गाती हैं, और इसे रचती भी कौन है? वही औरतें ही रचती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं, मतलब मर्द भी, मतलब आदमी भी ऐसे होते हैं जो लोकगीतों को रचते गाते हैं, लेकिन कुछ गीतों को औरतें ही रचती हैं और उसे गाती भी हैं। पर इन गीतों का संबंध विशेष किससे है? स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से एकदम अलग है। अगर इस दृष्टि से अगर भारत की तुलना की जाए दूसरे देशों तो ये बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, बल्कि मिले जुले। मतलब कहा जा रहा है कि स्त्रियों के अपने जो खुद के गीत होते हैं वो
जो आदमी होते हैं उनसे अलग नहीं, मिले जुले होते हैं, बल्कि लोकगीत क्या होते हैं, एकदम अलग भी होते हैं मर्दों के गीत से, मतलब आदमियों के गीत से। त्योहारों पर आप देखिए इन्हें कब कब गाए जाते हैं, जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, ठीक है, नहाते समय, नहाने जाते हुए राह में, मतलब रास्ते में जब हम नहाने के लिए जाते हैं तब भी गाते हैं, विवाह के समय भी गाते हैं, मटकोड़ के समय भी गाते हैं, जोनार कोई भोज होता है उसमें भी गाते हैं, संबंधियों के लिए अगर प्रेम युद्ध गाली भी देना है उसमें भी लोग गीत गाते हैं, जन्म में भी गाते हैं। इन सभी अवसरों के अलग अलग गीत होती हैं, जो कौन गाती हैं, स्त्रियां ही गाती हैं। और इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। जैसे महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों को का हवाला दिया, मतलब अपने ग्रंथों में भी उनके गीतों को बताया, जैसे सोहर, बानी, शेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासा जो होता है वो कौन होता है, पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात क्या है, यह है कि नारियों के जो गाने होते हैं वो साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक लोकगीत का एक विशेष बात होता है कि जो औरतें जिन गानों को गाती हैं वे साधारणतः अकेले नहीं गाती हैं, वे दल बांधकर, मतलब ग्रुप बनाकर ही गाती हैं, और अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। और उनके जो कंठ होते हैं अलग अलग, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारों के कंठ होते हैं, अलग अलग स्त्रियां हैं, सब अपने अपने गलों से ये गाने को गा रही हैं, गीतों को, लेकिन जो सुर आ रहा है वो सब मिलकर एक साथ हो जा रहे हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इन्हें त्योहारों और शुभ अवसरों पर गाया जाता है। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर भी गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर, मतलब बहुत सारी ऐसी ऋतुएं होती हैं जिनमें सभी स्त्रियां क्या होती हैं, खुश होकर और ग्रुप बनाकर इन लोकगीतों को गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि को अपनी उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। अब कह रहा है कि जो होली और बरसात की जो कजरी होती है उन सबका भी अपना गीत है, उनका भी अपना एक महत्व है। पूरब की जो बोलियों में अधिकतर क्या होती हैं, मैथिल और कोकुल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब कह रहा है कि जो पूरब की बोलियां होती हैं उन सब में सबसे ज्यादा किसको माना जाता है, मैथिल और कोकिल को माना जाता है। पर सारे देश के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक के भी अपने अपने विद्यापति, मतलब अपने अपने गीत हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। यहाँ पे कह रहे हैं स्त्रियां जो होती हैं किसकी मदद से गाती हैं, ढोलक की मदद से गाती है, और उनका खुद का एक नाचने का भी एक ढंग होता है, एक उसका पुट होता है, रंग रूप होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है जो है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आप सभी गरबा के बारे में जानते ही होंगे। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं, और इसके नाच गान साथ में चलते रहते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है जो सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर में ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, और स्त्रियां तो विशेष तौर पर इसे गाती हैं। और गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है, तो वहाँ बोला वहाँ पे खुशी की कोई कमी हो सकती है। गाँव में तो बहुत प्रकार के गीत होते हैं जिन्हें खूब मजे से गाया जाता है, और उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। कह रहा है कि वहाँ के जो जीवन है, वहाँ का जो अनंत, मतलब बहुत सारे ऐसे गानों के प्रतीक गाँव में पाया जाता है। तो ये था लोकगीत जिसे भगवती उपाध्याय ने लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये लोकगीत का जो मैंने पूरे लेसन को समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।